you all are watching Ignu Pathshala. आज हम करेंगे वीडियो नंबर 2 ऑन BEG 142. एक क्लास में इस पे ऑलरेडी करा चुकी है, आज हमारी सेकंड क्लास है. स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्लॉट. प्लॉट काफी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था प्लॉट. सो प्लॉट का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ड्रामा. ड्रामा के अंदर काफी सारे सीन्स होते हैं, एक्ट होते हैं, तो उनका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कि कैसे कौन सा सीन फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, कैसे एक स्टोरी को कनेक्ट करना है, तो वो हेल्प करता है प्लॉट. ठीक है, कनेक्टिविटी मेंटेन करने में. अब इट इज मोर देन जस्ट द स्टोरी. बाय बिकॉज ये सारे इंसिडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ड्रामेटिक इफेक्ट ड्रामा में क्रिएट करने में हेल्प करता है, और जो मीनिंग है प्ले का वो स्मूथली डिलीवर हो पाता है टू द ऑडियंस. अब एरिस्टोटल के अनुसार प्लॉट का मतलब, प्लॉट क्या है? सोल ऑफ ड्रामा है, बिकॉज वो कंट्रोल कर रहा है पूरे मूवमेंट को, एक्शंस को, कि कौन सी चीज पहले होनी है, उसके बाद कौन सी चीज होनी है, कब जो है कहाँ से स्टार्टिंग होनी है, कहाँ पे राइजिंग एक्शन आएगा, क्लाइमेक्स आएगा, कि ऑडियंस एकदम एंगेज हो जाए. ओके, फिर एंड कैसा होगा कि इमोशनली जो लोग हैं वो कनेक्ट कर पाए ड्रामा से अपने आप. इफ जो राइटर है वो गुड प्लॉट मेंटेन करता है तो ड्रामा के अंदर यूनिटी, सस्पेंस और कोहेरेंस मेंटेन रहता है. And it developed through conflict between characters, ideas, and move towards a logical conclusion. तो जो ड्रामा का conclusion निकल के आता है वो काफी logical होता है. Next, sometimes a play also contain a subplot which runs parallel to the main story and enrich the overall meaning. देखो अब इसका मतलब क्या है? subplot का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि पूरे ड्रामा के अंदर जो राइटर है वो शॉर्ट स्टोरी भी ऐड कर देता है जो रन करती है मेन स्टोरी के साथ साथ, जिससे जो हमारा ड्रामा है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बने. सब स्टोरी कैसे? तो जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना कि एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है, उस पर स्टोरी है, बट हमने ऐसी मूवीज भी देखते हैं जहां पर जो सपोर्टिंग एक्टर है, जो मेन एक्टर को सपोर्ट कर रहा है, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो लाइफ है, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है. तो इसको हम कहते हैं सब प्लॉट, कि जहाँ पे एक मेन प्लॉट है, मेन कैरेक्टर है, उस पर स्टोरी चल रही है, एज वेल एज जो साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर है उस पर भी एक पर्टिकुलर स्टोरी है पूरे ड्रामा के अंदर. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर किंग लियर, द स्टोरी ऑफ लियर. तो एक एग्जाम्पल आप याद रख लेना. नेक्स्ट, एरिस्टोटल पोएटिक्स. एरिस्टोटल पोएटिक्स अर्लीस्ट, सबसे पुरानी और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के मामले में, यानी कि ये हमें रियलिटी से वाकिफ कराती है सोसाइटी की. Aristotle defined tragedy as the imitation of a serious and complete action that aroused pity and fear and finally lead to catharsis or emotional purification. अब आई नो लाइन का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है, जो ड्रामा है रियल लाइफ को शो करे, ठीक है, रेदर देन रोमांटिसिज्म या फिर क्लाइमैक्स या हीरोज की कहानी, ठीक है, रियल लाइफ को दिखाए. एंड एरिस्टोटल का मानना था कि प्लॉट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रामा के अंदर, जहां पे एक प्रॉपर कैरेक्टर हो, फिर थॉट हो कि ड्रामा क्या डिलीवर करना चाह रहा है, फिर डिक्शन मतलब डायलॉग्स हो, प्रॉपर म्यूजिक हो, एंड सीन हो, जो पूरा सेटिंग होती है स्टेज की वो सेटिंग परफेक्ट हो. एंड एरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजिक हीरो है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है ड्रामा का, शुड बी अ पर्सन ऑफ नोबल कैरेक्टर who suffer because of hemorrhagia, tragic flaw and error in judgment, not because of pure evil. Aristotle also emphasized the importance of unity of action, logic, sequence of event. यानी कि एरिस्टोटल का मानना था जो मेन कैरेक्टर हो वो नोबल कैरेक्टर हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, एंड जो सफर कर रहा है किसी ट्रेजिक फ्लो से. नेक्स्ट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स. तो कॉमेडी ऑफ मैनर फॉर्म है कॉमेडी की दैट सैटिराइज द मैनर, कस्टम एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द अपर क्लास. कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर हम ज्यादातर जो अपर क्लास है उनके बारे में देख रहे हैं. एंड ये कब स्टार्ट हुआ, कब फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ? रिस्टोरेशन पीरियड जब इंग्लैंड में चल रहा था, पर्टिकुलरली टाइम पीरियड क्या है, 60s के टाइम. और ये प्लीज फोकस करते हैं ज्यादातर विटी डायलॉग, यानी जिसमें रूमर हो, है ना, ह्यूमर हो, रूमर क्या है, ह्यूमर हो, फनी डायलॉग्स जो हो, एंड ये कॉमेडी वे में ही क्या दिखा रहे हैं, रियल लाइफ दिखा रहे हैं. लव अफेयर्स हो गए, हिपोक्रेसी हो गई, फैशनेबल सोसाइटी कैसे इंग्लैंड में थी उस टाइम, उस चीज के बारे में शोकेस कर रहे हैं थ्रू सॉरी
थ्रू ड्रामास। कैरेक्टर्स इसमें क्या होते थे, ज्यादातर मेन एंड वुमेन होते थे जो एक्सपोज करते थे सोसाइटी की वीकनेस थ्रू विटी कन्वर्सेशन, फनी कन्वर्सेशन के साथ। अब ये प्ले ज्यादातर क्रिटिसाइज कर रहे हैं आर्टिफिशियल बिहेवियर, जो लोग आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं ना, दिखावी की जिंदगी जी रहे हैं, उसको ज्यादातर ये क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं और ऑडियंस को एंटरटेन भी कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स क्या है इसमें, विलियम कॉनग्रेव, रिचर्ड शेरिडन, जॉर्ज एथरिज। अब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप इन वर्ड्स को याद कैसे करोगे ऑनेस्टली। एक ही याद करें ना, विलियम कॉनग्रेव। नेक्स्ट, जॉर्ज बेर्नेट शो। जॉर्ज बेर्नेट शो क्या थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे 20th सेंचुरी के। ये इरिश प्ले राइट थे एज वेल एज क्रिटिक थे और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने अपने ड्रामा के तहत जो भी इन्होंने ड्रामास लिखे, जो सोसाइटी की इविल्स हैं उनको दिखाना चाहा। सोसाइटी की इविल्स हम जिन्हें कहते हैं, मान लो जैसे कि इंडिया में सती सिस्टम था, वो एक कुप्रथा थी ना, तो ऐसे ही उस टाइम पे जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे उनको एक्सपोज करने की कोशिश की है। शो रिजेक्टेड रोमांटिक ड्रामा, इन्होंने रोमांटिक ड्रामास को रिजेक्ट किया एंड द प्रॉब्लम प्ले से ड्रामास को डेवलप किया। मेरा गला ना बैठा हुआ है बिल्कुल। प्रॉब्लम प्ले नाम से डेवलप किया, जहां पे वो एक्सपोज कर रहे हैं सोसाइटी की इविल्स। इविल्स जैसे पॉवर्टी हो गया, कि कितनी गरीबी है सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन कितनी पुअर है, इनइक्वालिटी है, कैसे रिलीजन पे लोग ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं। वुमेन्स की राइट की बात की एंड इनकी प्ले कंबाइन करते हैं ह्यूमन विद सीरियस सोशल क्रिटिसिज्म, यानी जहां पे वो ह्यूमर भी दिखा रहे हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं सोसाइटी की नेगेटिव एस्पेक्ट को। उनका मानना था कि ड्रामा शुड एजुकेट एज वेल एज एंटरटेन। ड्रामा जो है, जो जितनी भी जनता उनको देख रही है, उस ड्रामा को, पर्टिकुलर ड्रामा को देख रही है, उसको उससे वो कुछ ना कुछ सीखे भी एज वेल एज उनका एंटरटेनमेंट भी हो। कुछ फेमस प्ले देख लो, पैगमेलियन, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बरबारा एंड सेंट जॉन। इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, कि कैसे उन्होंने सोसाइटी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उनको एक्सपोज किया थ्रू देयर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनिंग ड्रामा, एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनिंग ड्रामा। फिफ्थ, अमेरिकन ड्रामा इन 9th सेंचुरी। तो अमेरिकन ड्रामा फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ 9th सेंचुरी के टाइम पे एंड स्पेशली इंग्लिश मेलोड्रामा एंड रोमांटिक ड्रामा। तो ये कहाँ से, हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस थे, तो ये इंग्लिश मेलोड्रामा और रोमांटिक ड्रामा से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब स्टार्टिंग के टाइम पे हम देखें तो अमेरिकन प्ले ज्यादातर फोकस करते हैं एंटरटेनमेंट पे, बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो लिटरेरी स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, वो भी हमें अमेरिकन ड्रामास में देखने के लिए मिल रहा है। मेलोड्रामास हो गए, हिस्टोरिकल प्ले हो गए, फारसेस हो गई, म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो गई, वो ज्यादा पॉपुलर थी इन अमेरिका। थिएटर्स एक्सपेंड होने लगे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, सिटीज बनती गई, तो लोग जो है, लोगों का जो मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है वो ड्रामा बन गए। अब जैसे जैसे 19th सेंचुरी का एंड आया, रियलिज्म बिगिन टू इमर्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन प्ले। ड्रामास में रियलिज्म जैसी आइडियोलॉजी हमें देखने के लिए मिल रही है। फेमस प्ले राइट्स देख लेते हैं, आर्थर मिलर, टीनीस विलियम। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रामेटिक ट्रेडिशन इन केन्या। ड्रामेटिक ट्रेडिशन केन्या कंबाइन इंडिजीनियस ऑरल ट्रेडिशन, मतलब यहाँ पे इंडिजीनियस ऑरल ट्रेडिशन का मतलब क्या है, ओरली बोल के जो है ड्रामास हो रहे हैं, जो डायलॉग्स वगैरह है उनको बोल के समझाया जा रहा है रेदर देन राइटिंग। लेटर ऑन हमें राइटिंग भी देखने के लिए मिलती है, बट पहले जो है ऑरली ही ऑरल ट्रेडिशन है, ऑरली ही क्या हो रहे हैं, मैसेज जो भी है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है। ट्रेडिशनल केन्या परफॉर्मेंस इंक्लूड स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग, डांस, रिचुअल एंड कम्युनल पार्टिसिपेशन। अब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ड्रामा बहुत ज्यादा पावरफुल टूल बन गए, जो एक्सपोज कर रहे हैं कॉलोनियल ऑपरेशन। ठीक है, कैसे केन्या को जो कॉलोनी बना लिया गया है और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कैसे वहां के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रही है, इनइक्वालिटी है, लोग जो वहां के अपनी कल्चर आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं, तो ये हमें देखने के लिए मिलता है केन्या के अंदर। द ट्रायल ऑफ नितिन के बाद, याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग आंसर भी आता है, एग्जाम्पल में डाल देना इसको। नेक्स्ट, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एकदम इलॉजिकल है, ठीक है, जहां पे इलॉजिकल इवेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। थिएटर ऑफ द अब्सर्ड इज अ ड्रामेटिक मूवमेंट दैट इमर्ज आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्टार्ट हुआ एंड जो भी राइटर थे,
जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड को सपोर्ट करते थे, वो ज्यादातर ये मानते थे ह्यूमन लाइफ क्या है, मीनिंगलेस है, अनसर्टेन है और विदाउट लॉजिक है। ओके, अभी मूवमेंट इन्फ्लुएंस हुआ बिकॉज ऑफ एक्सटेंशियल फिलोसफी। अब इतना ध्यान मत रखना, सीधा बस ये ध्यान रखना कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड में हम लॉजिकल चीजें देखते हैं। एंड जितने भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के सपोर्टर थे वो ये मानते थे कि ह्यूमन लाइफ जो है मीनिंगलेस है, अनसर्टेन है और विदाउट लॉजिकल पर्पस है। ठीक है, ये एक ड्रामेटिक मूवमेंट है जो स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे अब थीम क्या होती थी इसमें। ज्यादातर हम क्या देख रहे हैं, अनयूजुअल प्लॉट, यानी कि जो हमने प्लॉट की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी एक ड्रामा के अंदर, एक प्रॉपर प्लॉट होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इवेंट्स देख रहे हैं आगे पीछे, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में नहीं देख रहे। नेक्स्ट, रिपीटेटिव डायलॉग, एक ही डायलॉग को बार बार बोला जा रहा है। इलॉजिकल सिचुएशंस जो है समझ से बाहर एक तरीके से। एंड कैरेक्टर्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, यानी आपस में जब वो प्ले कर रहे हैं तो स्ट्रगल कर रहे हैं बातचीत करने में। ठीक है, सो थिएटर ऑफ थर्ड क्या है, प्रॉपर हम ये कह सकते हैं मिक्सचर है। ठीक है, जहां पे हम लॉजिकल सिचुएशंस देख रहे हैं, कैरेक्टर्स देख रहे हैं ऐसे जो कम्युनिकेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो प्लॉट्स हैं वो भी काफी अनसर्टेन है। मेजर प्ले राइट सैमुअल बेकेट, हेरोल्ड पिंटर, ये याद कर पाओगे, अब ये तो याद कर ही नहीं पाओगे कौन सी भाषा में लिखा है ये, यूगेनी लॉनेस्को। नेक्स्ट इज यूनिट, अभी एब्स्ट्रैक्ट बेस आ गई जहां पे प्रॉपर एक कोटेशन दी होती है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। यू नीड नॉट टेल मी, आई कैन टेल यू व्हाट हैपेंड। तो ये लाइंस ली गई हैं आर्थर मिलर और माय सन से। दे आर स्पोकन बाय केट केलर। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी बता दूं, मैंने फर्स्ट वाले में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉ केलर है एक, ठीक है, जो फादर है। ठीक है, अब इनकी वाइफ है केट केलर, इनका बेटा है क्रिस केलर, और एक और बेटा है इनका लैरी केलर। ये फैमिली समझ में आ गई। एंड देवर जो है वो लैरी केलर की क्या है, आप ये कहते हैं तरीके से गर्लफ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, ये बात क्यों बोली गई है। तो यहाँ पे जो केलर है उनकी जो वाइफ है केट केलर, वो एंडेवर जो उनके बेटे लैरी केलर की हम ये कह सकते हैं गर्लफ्रेंड है, उनको बोल रही हैं कि कैट रियलाइज क्रिस हैज प्रपोज मैरिज टू एन। जो उनकी मदर है उनको ये पता चला है कि जो क्रिस है, क्रिस केलर जो उनका दूसरा बेटा है, उसने एन को प्रपोज किया है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्रिस वांट टू मैरी एन। क्रिस केलर जो है वो शादी करना चाहते हैं एन से, बट जो एन डेवर है वो ऑलरेडी पहले इंगेज थी लैरी केलर जो उनका बड़ा भाई है। ठीक है, क्रिस केलर का बड़ा भाई है लैरी केलर, उससे वो पहले इंगेज थी। लैरी हैज बीन मिसिंग सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम से ही लैरी जो है मिसिंग है, और जो लोग हैं वो मान चुके हैं कि लैरी जो है मर चुका है। बट जो उनकी मदर है वो उस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो ये सोच रही है कि लैरी जो है मरा नहीं है, वो जिंदा है। एंड उनकी मदर का मानना है जो कलर है, जो उनके हस्बैंड है, वो गिल्टी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जो लड़ाकू विमान होते हैं, जिस टाइम युद्ध चल रहा होता है, लड़ते हैं, तो उस टाइम उन्होंने डिफेक्टिव पार्ट्स जो सप्लाई किए अपने प्रॉफिट के लिए, जिससे उनके बेटे लैरी केलर की डेथ हो गई, क्योंकि वो एक फाइटर प्लेन उड़ा रहा था उस टाइम पे, और बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए जो भी फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे जिसमें डिफेक्टिव पार्ट्स इंस्टॉल थे। ठीक है, तो उनका जो फादर है, लैरी केलर के जो फादर है, उनको क्या होना चाहिए, गिल्टी होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा दूं इस स्टोरी का क्या है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर है जॉ केलर। ठीक है, जो बाप जो है, मतलब सॉरी बाप बोल दिया मैंने, माय गॉड मेरी हरियाणवी, मतलब जो क्या है, फादर है। ओके, जॉ केलर फादर है, और जॉ केलर क्या काम करते हैं, उन्होंने फाइटर जेट्स में जो पार्ट्स लगते हैं ना, उनका बिजनेस है उनका, और वो सप्लाई करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में डिफेक्टिव पार्ट सप्लाई कर डाले, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे सोल्जर्स की जान चलेगी। और उनका जो बेटे हैं दोनों, क्रिस केलर और लैरी केलर, दोनों आर्मी में हैं और वो फाइटर जेट उड़ाते हैं। स्टिल उन्होंने रियलाइज किए बिना कि उनके बेटे की भी जान को खतरा हो सकता है, उन्होंने डिफेक्टिव पार्ट सप्लाई कर दिए अपने बिजनेस पर्पज से। ठीक है, सो उनके बेटे की डेथ हो गई, एज वेल एज बहुत सारे पायलट्स भी मारे गए। अब यहाँ पे जो उनकी मदर है वो इस सिचुएशन में है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि उनका बेटा मर चुका है।
ओके। अब जो उनका छोटा बेटा है वो अपने पिताजी से नाराज है कि उन्होंने डिफेक्टिव पार्ट्स क्यों सप्लाई किए, ये सिचुएशन है। अब जो एंड टेवर है वो भी बहुत ज्यादा ग्रीफ में है बिकॉज उसका जो फियांसे था लैरी केलर वो मर चुका है। ठीक है, ऐसा उनको लग रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। कैट वर्ल्ड रिवील हर इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट बोली है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मदर है लैरी की वो कितनी ज्यादा इमोशनल है और एग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि उनका बेटा मर चुका है। वो इंसिस्ट कर रही है बार बार कि लैरी क्या है, जिंदा है। तो इसलिए ये डायलॉग हाईलाइट कर रहा है कि इल्यूजन में है उनकी मदर, है ना, रियलिटी से भाग रही है एक तरीके से। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि पैसेज हमें दिखा रहा है गिल्ट, डिनायल, फैमिली लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Next, to justify her conviction, she adopted a blind faith in religion and obstinately argued that God does not let a son be killed by his father. अब ये बात बोली गई है सावित्री के द्वारा जो मोहन राकेश हाफवे हाउस में मेन कैरेक्टर है। ओके, तो सावित्री का कैरेक्टर थोड़ा सा बता देती हूँ। सावित्री एक बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रही है, ये वुमेन है, ठीक है, और अपने घर में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका एक बेटा भी है, ठीक है, सन भी है इनका, एंड अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर को चलाने का काम जो है सावित्री अकेले कर रही है। और उनका जो हस्बैंड है वो अनएम्प्लॉयड है। तो सावित्री बहुत ज्यादा अपने आप को फील कर रही है लोनली, उनकी अपने हस्बैंड से नहीं बन रही है। ओके, तो ये पूरी सिचुएशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। ये स्टेटमेंट इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंडीशन बता रही है फैमिली की, कि जहां पे ब्लाइंड फेथ इन रिलीजन बिकम अ मीन्स ऑफ स्केपिंग हार्श रियलिटी। यानी कि जहां पे वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि भाई उसकी उसके हस्बैंड के साथ जो है बॉन्डिंग या कम्युनिकेशन या कॉपरेशन बातचीत जो है नहीं बन रही है, बल्कि वो भगवान से बातें कर रही है, ठीक है, रियलिटी से भागने के लिए। जो बोल रही है कि वो ये बोल रही है कि गॉड डज नॉट लेट अ सन बी किल्ड बाय हिज फादर। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो बाप है वो मारना चाह रहा है। डीप लिटरेचर समझो इसके बिहाइंड, कि डीप लिटरेचर ये है कि इस चीज से वो ये बताना चाह रही है कि वो गॉड में कितना ज्यादा ब्लाइंडली बिलीव कर रही है कि गॉड डज नॉट लेट अ सन बी किल्ड बाय हिज फादर। गॉड जो है ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि एक फादर, ठीक है, अपने जो बेटा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा पाए। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ रही है क्योंकि उसका फादर अनएम्प्लॉयड है भाई, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा टुवर्ड्स हिज फैमिली। ना वो अपने बच्चे को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रहा है, उसकी स्कूलिंग में या घर पे जो राशन वगैरह आता है किसी भी चीज में, ना वो अपनी वाइफ की हेल्प कर पा रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। ये मैं समझ लेना कि बाप जो है बेटे को मार रहा है। एक्सप्लेनेशन, ये कोटेशन शो कर रही है कि रिलीजन कभी कभी बहुत ही ज्यादा जो है हमारे माइंड को ओवरटेक कर लेता है एंड हम ब्लाइंडली जो है फेथ में बिलीव करने लग जाते हैं। In halfway house, family member are emotionally isolated and constantly search for security in religious faith. अब देखो इन halfway house क्या है, मदर भी बहुत ज्यादा ग्रीफ में है, इमोशन में है, फादर भी इमोशन में है। फादर क्यों इमोशन में है भाई, एक मैन है वो अनएम्प्लॉयड है, सोचो सोसाइटी उसको क्या बोल रही होगी कि बीवी के पैसे पे पल रहा है ना, इस टाइप से बातें बनती है ना। तो दोनों जो पेरेंट्स हैं वो ग्रीफ में है। अब बच्चा इसलिए प्रॉब्लम में है, जो सन है उनको इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है उसके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, उनके पेरेंट्स के बीच में बातचीत ढंग से नहीं है। तो एक तरीके से लोनलीनेस का माहौल है घर के अंदर। तो ये पैसेज हमें क्या दिखा रहा है, इल्यूजन की कैसे जो सावित्री है वो रियलिटी से भाग रही है ना, रिलीजन पे ब्लाइंड फेथ कर रही है कि एक दिन भगवान जो है सब कुछ ठीक कर देगा, है ना। इनसिक्योरिटी, ब्रोकन फैमिली रिलेशनशिप और इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिखा रहा है। आई विल टीच यू जस्टिस, आई हैड कैटल एंड शीप बाय द थाउजेंड। ये लाइंस बोली गई हैं गिरिन किमाथी के द्वारा, द ट्राइड ऑफ गिरिन किमाथी के अंदर। नेक्स्ट हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। किमाथी, किमाथी कौन है? किमाथी एक रेवोल्यूशनरी लीडर है जो कि केन्या, केन्या एक जगह है जहाँ पे स्ट्रगल लड़ रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। ब्रिटिश ने केन्या को अपनी कॉलोनी बना लिया और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहां के लोगों को। तो इसीलिए वो आवाज उठा रहे हैं इनके खिलाफ और बता रहे हैं कैसे हम अपना लैंड जो है लूज कर चुके हैं ब्रिटिशर्स को। जो लाइफ स्टॉक है, जो फैमिली है, वो कितनी ज्यादा ऑप्रेस फील कर रही है, उनकी वॉइस नहीं बची, ठीक है। वॉइस नहीं बची इन द सेंस वो अपने आप को फ्रीडम जो होती है ना, आजाद अपने देश में फील नहीं कर पा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन अब हम देखेंगे। द रिपीटेशन ऑफ वेयर आर दे नाउ क्रिएट अ पावरफुल इमोशनल इफेक्ट। अब देखो ये वाली लाइन बोल जाओ, ये लाइन बोल जाओ और कॉन्टेक्स्ट है ये ऐसे आ जाओ। किमाथी स्पीच, किमाथी स्पीच, अब जो किमाथी ने ये बोला स्पीच जो दी है कि आई विल टीच यू जस्टिस, आई हैड कैटल एंड शीप बाय द थाउजेंड। ये जो
स्पीच में उन्होंने अपनी लाइन यूज की है, ये कोई पर्सनल लाइन वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सफरिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ केनियंस, यानी हर एक इंसान की आवाज, जो केन्या के लोग हैं, जो उन्होंने फील किया है उस कॉलोनियल रूल के टाइम पे, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस, इनजस्टिस, एंड जो उन्होंने बात पे स्ट्रेस दिया कि आई विल टीच यू जस्टिस, उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना रेजिस्टेंस दिखाया है अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, कि हम अब जो है मैं तुम्हें जस्टिस सिखाऊंगा थ्रू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड अपने लोगों की डिग्निटी, रिस्पेक्ट को रिस्टोर करके। तो ये स्पीच जो है रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी करेज, साहस उनका, और उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट कि भाई जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने देश को आजाद करा के रहूंगा। सिग्निफिकेंस क्या है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल दिखा रहा है ये पैसेज, सेक्रीफाइस के बारे में बता रहा है, ये कोटेशन रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है, जस्टिस और नेशनल फ्रीडम के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, एग्जामाइन द थीमेटिक ओवरटोन्स ऑफ आर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो अगेन आ गया वही वाला जॉ केलर वाला। मैंने ऑलरेडी इसका पूरा आपको समझा दिया क्या बेसिक वो है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊंगी। इसमें पूछा गया मेन थीम क्या कवर की गई, तो पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कैसे जो केलर ने सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचा और अपने बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचा, उसने अपने देश के बारे में नहीं सोचा कि अगर वो डिफेक्टिव पार्ट्स को सप्लाई करेगा तो उसके देश के लिए वो कितना हार्मफुल है, कितने लोगों की जान जाएंगी। बट एट द एंड जो केलर को फाइनली रियलाइज हुआ कि सिर्फ वो जो पायलट्स हैं सिर्फ उसका बेटा नहीं मरा है, जो जितने भी डेड पायलट्स हैं वो सब उसके बेटे हैं, इसलिए प्ले का नाम क्या है, ऑल माय सन्स। नेक्स्ट, गिल्ट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम गिल्ट देख रहे हैं कि जो केलर को कैसे गिल्ट है, एंड एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि जो केलर, जो एंड में, जो इस ड्रामा का एंड है वो यही है कि जो केलर सुसाइड कर लेता है, वो इतना ज्यादा मेंटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट, गिल्ट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैट केलर, जो कलर की वाइफ है वो भी साइकोलॉजिकली सफर कर रही है, बिकॉज वो अपने बेटे की जो मौत है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। क्राइस केलर, जो केलर का बेटा है वो भी एक्स सोल्जर रह चुका है, ठीक है, वो ऑनेस्टी सेक्रीफाइस में बिलीव करता है, बट जब उसे पता चला कि उनके जो फादर है उन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो उनकी भी जो आइडियल्स हैं, उनकी भी जो आइडियोलॉजी है वो कोलैप्स कर रही है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं। ट्रूथ वर्सेस इल्यूशन, ट्रूथ वर्सेस इल्यूशन का मतलब क्या है, कैसे जो उनकी वाइफ है कैट केलर वो रियलिटी से भाग रही है, वो जो लैरी की डेथ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब केलर फैमिली जो है इल्यूशन में जीती रही जब तक एन प्रोड्यूस लैरी फाइनल लेटर, एन को जो है लैरी ने अपना फाइनल लेटर भेजा था, ठीक है, जो एन को बहुत लेट मिला, और जब उसने वो फाइनल लेटर पढ़ा तो उसमें वो बताता है कि कैसे वो सुसाइड कमिट करने जा रहा है लैरी, क्योंकि उसको अपने फादर के क्राइम के बारे में पता चल चुका है। अब इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो कैट केलर, उनको लग रहा था कि उनका बेटा जिंदा है, मरा नहीं है, तो वो वाकई जिंदा था। और जब उसको पता चला कि उनके फादर रीजन है बिकॉज जितने पायलट्स की जान गई, लैरी बच गया, लैरी नहीं मरा, बट स्टार्टिंग प्ले में हमें लग रहा था कि लैरी मर गया, ये सस्पेंस क्रिएट करना हुआ, एट द एंड हमें पता चलता है कि लैरी नहीं मरा, बट जब उसने लेटर लिखा, जब उसको पता चला कि उनके फादर ने जो क्या किया है, डिफेक्टिव पार्ट सप्लाई किए हैं, जब उनको पता चला तो उसने क्या किया, लेटर लिखा कि मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ, ये बात मुझसे सहन नहीं हो रही। तो एट द एंड हम देखते हैं जो उनके फादर है, जब उनको पता चलता है कि लैरी ने सुसाइड किया है तो वो भी सुसाइड करके मर जाता है। फैमिली वर्सेस सोसाइटी हम देखें कि कैसे जो केलर अपने क्राइम को छुपाने के लिए, हमें वो ये बार बार कह रहे हैं कि जो मैंने किया अपनी फैमिली के लिए किया, जिससे मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाऊँ, बट जो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश की तरह, वो कहीं ना कहीं उन्होंने साइडलाइन कर दी। नेक्स्ट, द अमेरिकन ड्रीम। अब इस ड्रामा के अंदर अमेरिकन ड्रीम भी देखते हैं कि कैसे जितने भी अमेरिकन पीपल्स हैं वो ज्यादा वेल्थ एंड सक्सेस की तरफ भागते हैं। तो मिलर ने क्या किया है, आर्थर मिलर जो राइटर है इस ड्रामा के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि मटेरियल सक्सेस कभी भी डिसऑनेस्टी के थ्रू नहीं आनी चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हो अपनी लाइफ में तो हमेशा सच बोल के ऑनेस्ट होके रहो। नेक्स्ट, वॉर एंड सेक्रीफाइस। अब ये प्ले हाईलाइट करता है सेक्रीफाइसेस जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे हुए। नेक्स्ट, जस्टिस एंड ट्रेजिक एंड, लैरी के जो लेटर, लैरी का जो लेटर मिला जिससे ये पता चला कि लैरी जिंदा था, और उसके बाद कि लैरी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे पता चला उसके फादर ने जो है रॉन्ग डूइंग की है। लेटर ऑन जो केलर है वो भी क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, देखो है ना, जो कमिट सुसाइड। नेक्स्ट, द ट्रायल ऑफ रिटन के माथी इज नॉट ओनली गुड थिएटर बट गुड हिस्ट्री।
कैसे हम बोलेंगे कि ट्रायल ऑफ ब्रिटेन के माथे खाली गुड थिएटर नहीं था बट गुड हिस्ट्री, क्योंकि हमें केन्या की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है थ्रू दिस ड्रामा। ब्रिटेन के माथे कौन थे? लीडर थे माओवाद मूवमेंट के। माओवाद मूवमेंट क्यों चल रहा था? जिससे जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसको हटा दिया जाए, केन्या से फाइट बैक कर सके। इसलिए हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है ब्रिटिशर्स ने कैसे ऑपरेस किया लोगों को, कैसे उनका जो लैंड है वो हथिया लिया, अफ्रीकन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया। फिर माओ रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है कि कैसे लोगों में यूनिटी आई, लोगों ने आवाज उठाना, डर से बाहर निकल के लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया। गुड थिएटर के बारे में पता चलता है कि ये प्ले यूज करता है सेवरल ड्रामेटिक टेक्निक्स, फ्लैशबैक, सॉन्ग, काफी अच्छी टेक्निक यूज की गई है ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज थीम ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे रेजिस्ट कर रहे हैं लोगों में इतना लोग करेज, दिस करेज सिंबलाइज द डिटर्मिनेशन ऑफ द अफ्रीकन पीपल, बिकॉज किमाथी लीडर थे माओवाद मूवमेंट के, तो उनका साहस जो है और लोगों को भी क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, मेंटली लोग स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो आवाज उठा पा रहे हैं। एंड किमाथी क्या बन गए? सिंबल ऑफ नेशनल फ्रीडम रेदर देन मैरली इंडिविजुअल हीरो। तो नेशनल फ्रीडम के क्या बन गए? प्रॉपर हीरो बन गए। नेक्स्ट, उन्हीं की वजह से यूनिटी आ पाई लोगों के बीच में और लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया स्ट्रगल में। नेक्स्ट, एंटी कॉलोनियल मैसेज गया। अब ये प्ले एक्सपोज करता है रेसिज्म, कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो व्हाइट और ब्लैक के बीच में क्या करते थे? भेदभाव करते थे। कैसे उन्होंने इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया, वायलेंस की, पॉलिटिकल ऑपरेशन, पॉलिटिकली कैसे उन्होंने हर चीज को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद वहां की ही जनता को वो खुद अपने देश में सेफ फील नहीं कर पा रहे थे, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो गई। सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर पूरे वीडियो में कहीं पे भी वॉइस इशू हो तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन माय टेलीग्राम।